कहानी की शुरुआत होती है समंदर के बीचों बीच बाजा कोस्ट के नजारे से। इस कोस्ट पर जाने से हर कोई बहुत डरता था क्योंकि यहाँ एक भयानक शार्क घूमती रहती थी। वो शार्क किसी दानव जैसी विशाल थी जिसने पिछले 100 सालों में हजारों लोगों की जान ली थी। इसी बाजा कोस्ट के बीच एक ओनेल स्टेशन था जिसका नाम एल डियामंटे था, जिसका मतलब होता है हीरा। इस प्रोजेक्ट से दुनिया के लोगों की लाइफ बेहतर करने का प्लान था। इस ओनेल स्टेशन पर काम करने वाले वर्कर अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते थे। साथ ही यहाँ से काफी ओनेल लीक होता था। इसीलिए नेक्सन नाम की कंपनी जो इस स्टेशन की मालिक थी उसने डिसाइड किया कि वो इसे तबाह कर देगी। उन्हें डर था कि इस ओनेल स्टेशन की वजह से उनकी कंपनी बर्बाद हो सकती है। इसलिए उन्होंने वहां अपने 2 आदमी भेजे, जिनमें से एक का नाम सिमोन और दूसरे का नाम नाचो था। वो दोनों आधी रात को इस स्टेशन पर आए ताकि बिना किसी शार्क के रिस्क के चुपचाप अपना काम खत्म कर सकें। नाचो ने पानी के नीचे डाइव लगाकर ओनेल स्टेशन में एक बम फिट कर दिया। दूसरी तरफ सिमोन एक बोट में उसका इंतजार कर रहा था। सिमोन ने बोट पर बैठे बैठे एक सिगरेट जलाई और माचिस की तीली पानी में फेंक दी। चूंकि वो एक ओनेल स्टेशन था इसलिए पानी में हल्की सी आग लग गई। सिमोन उसे बुझाने के लिए पानी के छींटे मारने लगा, जिसकी वजह से शार्क्स को उनकी लोकेशन का पता चल गया। जब नाचो ऊपर आ रहा था तभी एक शार्क ने उस पर हमला कर दिया और उसकी वहीं मौत हो गई। काफी देर तक नाचो का कोई पता न चलने पर सिमोन उसे वॉकी टॉकी पर बुलाने लगा और फिर अचानक एक बड़ी शार्क ने सिमोन को उसकी बोट के साथ ही निगल लिया। इसके बाद सीन बदलता है और अगली सुबह का नजारा दिखता है जहां हमें पॉल और उसकी फैमिली नजर आती है। पॉल की पत्नी का नाम इनेस था और उनके एक बेटा और एक बेटी थी जिनका नाम आद्री और टॉमी था। वो पूरी फैमिली आज वेकेशन मनाने यहाँ आई थी। असल में सबके लिए ये वेकेशन भले ही था पर पॉल के लिए ये एक ऑफिस प्रोजेक्ट था क्योंकि वो भी नेक्सन कंपनी में ही काम करता था। वैसे इनेस बाजा कोस्ट के पास वाले एक इलाके में ही बड़ी हुई थी जिसका नाम बाहिया था, पर पिछले 15 सालों से वो यहाँ नहीं आई थी। इसीलिए वो इस वेकेशन को लेकर काफी एक्साइटेड थी। लेकिन वहाँ का कोई भी लोकल बंदा उन्हें देखकर खुश नहीं होता। उन्होंने जिस होटल में रुकने का फैसला किया था वो इतने दिनों में बंद होकर एकदम खस्ता हाल हो चुका था। इसीलिए वो होटल या रेस्टोरेंट की लोकेशन जानने के लिए लोकल्स की मदद मांगते हैं। जब उन लोगों को पता चलता है कि पॉल नेक्सन कंपनी का आदमी है तो वो उसकी मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि नेक्सन कंपनी की वजह से ही उनके इलाके की आज ये बुरी हालत थी। चूंकि पॉल को असली वजह नहीं पता थी इसलिए वो उनकी बातें समझ नहीं पाता। तब इनेस उनसे लोकल लैंग्वेज में बात करती है और उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे भी देती है। तब जाकर वो पॉल की फैमिली की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। रास्ते में उन्हें तालक नाम के एक देवता का मंदिर दिखता है जहाँ वो लोकल आदमी इनेस के दिए हुए पैसे दान कर देता है। तब इनेस उस आदमी से पूछती है कि यहाँ इस देवता की पूजा क्यों होती है। जवाब में वो आदमी बताता है कि हिफाजत के लिए वो ऐसा करते हैं। जब सब इस बारे में बात कर रहे थे उसी बीच टॉमी तालक की एक छोटी सी मूर्ति चुरा लेता है और उसकी जगह एक चॉकलेट वहाँ रख देता है। हालांकि वो आदमी टॉमी की ये हरकत देख लेता है पर वो कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। अब लोकल्स को विदा करने का वक्त था पर उससे पहले पॉल उस आदमी से पूछता है कि वो किस चीज से सुरक्षा की बात कर रहा था। जवाब में वो आदमी बताता है कि इस इलाके में एल डिमोनियो यानी शैतान रहता है जो कि एक बहुत ही बड़े साइज की शार्क थी। ये बात सुनकर पॉल काफी टेंशन में आ जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद पॉल के पास नेक्सन कंपनी से कॉल आता है और उसे फोन पर अपना काम जल्दी खत्म करने का ऑर्डर दिया जाता है। चूंकि इनेस को इस बारे में कुछ नहीं पता था तो वो पॉल से पूछती है कि क्या हुआ। जवाब में पॉल बताता है कि उसे एल डियामंटे की एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है, इसलिए वो अभी उस ओनेल स्टेशन के लिए निकलेगा और कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा। और इसी वक्त पॉल इनेस और बच्चों को उसी रेस्टोरेंट में इंतजार करने के लिए कहता है। पर रेस्टोरेंट के आसपास काफी गुंडे घूम रहे थे, इसलिए पॉल रेस्टोरेंट के मालिक को कुछ पैसे देता है और कहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में वो उसकी फैमिली का ख्याल रखे। इसके बाद पॉल समंदर के किनारे चला जाता है और वहाँ काम कर रहे एक रडार मैन को अपनी पहचान बताकर कहता है कि वो पॉल के ओनेल स्टेशन जाने की बात कमांड स्टेशन को इन्फॉर्म कर दे। वो आदमी ऐसा करने का नाटक तो करता है पर पॉल के जाते ही वो उसकी फोटो फाड़ देता है जो देखकर लगता है कि दाल में कुछ काला है। अब पॉल एक बोट में जाकर बैठता है। बोटमैन पॉल के साथ काफी अच्छा बर्ताव कर रहा था, इसलिए पॉल उससे पूछता है कि यहाँ के बाकी लोग हमेशा इतने गुस्से में या उदास क्यों रहते हैं। तब बोटमैन बताता है कि एल डियामंटे की वजह से यहाँ के लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई है। ऊपर से नेक्सन कंपनी का तेल पानी में मिलने की वजह से वो डीमन बहुत चिढ़ गया है और एक के बाद एक लोगों को मार रहा है। यहाँ के लोग इन सब का जिम्मेदार नेक्सन
कंपनी को ही मानते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बोटमैन पॉल को एक चेक पोस्ट पर उतार देता है। जब पॉल वजह पूछता है तो बोटमैन कहता है कि पॉल जिस तरफ जा रहा है वहाँ सिर्फ खतरा है, क्योंकि वहाँ वो ब्लैक डीमन शार्क रहती है। अगर कोई एक बार उसके चंगुल में फंस गया तो उसका बचकर निकलना नामुमकिन है। पॉल उसे काफी पैसों का लालच देता है, पर बोटमैन फिर भी वहाँ जाने को तैयार नहीं होता। हालांकि वो पॉल को दूसरी बोट दे देता है ताकि वो अकेला ऑयल स्टेशन तक जा सके। पॉल के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अकेले ही जाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में एक गुंडा इनेस और बच्चों को परेशान करने लगता है। रेस्टोरेंट का मालिक ये सब देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इतने सारे गुंडों के सामने वो बेबस था। जब वो गुंडा आद्री पर हाथ डालता है तो इनेस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शराब की एक बोतल उसके सिर पर दे मारती है। इस मौके का फायदा उठाकर इनेस बच्चों को लेकर गाड़ी की तरफ भागती है, पर उनकी गाड़ी के टायर में पहले ही किसी ने चाकू मार दिया था, जिससे गाड़ी खराब हो चुकी थी। इधर वो गुंडा अपनी गैंग के साथ उनका पीछा करने लगता है। कोई और रास्ता न देखकर वो समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां इनेस एक बोटमैन से उन्हें बाजा कोस्ट ले जाने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है। तब इनेस उसे बहुत सारे पैसे देती है और बताती है कि उनकी जान खतरे में है। ये सब देखकर बोटमैन उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इस तरह वो किसी तरह उन गुंडों के चंगुल से बच निकलते हैं। दूसरी तरफ पॉल लगभग उस ऑयल स्टेशन के करीब पहुंच चुका था, जहां उसे पानी में तैरता हुआ एक खून से सना स्विमिंग सूट मिलता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है, और हम तो जानते ही हैं कि वो नाचो का सूट था जिसे कल रात शार्क ने मार डाला था। अब पॉल ऑनेल स्टेशन पहुंचता है तो उसे वहां कोई नजर नहीं आता, इसलिए वो सिमोन को आवाज देने लगता है, पर वहां से कोई जवाब नहीं मिलता। तो पॉल चारों तरफ घूम कर देखने लगता है। तभी दो ऑनेल मैन हथियारों के साथ पॉल को घेर लेते हैं। जब पॉल उन्हें बताता है कि वो नेक्सन कंपनी से आया है और फिलहाल इस स्टेशन का इंचार्ज वही है, तब वो उसे छोड़ देते हैं। पॉल हैरान होकर उनसे पूछता है कि क्या उसके यहाँ आने के बारे में उन्हें कोई खबर नहीं दी गई। जवाब में वो बताते हैं कि रेडियो स्टेशन तो पहले से ही खराब पड़ा है। उन दोनों ऑनेल मैन के नाम जात और जॉर्ज थे। पॉल उनसे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो वो बताते हैं कि बाकी सब मारे जा चुके हैं। लेकिन वो दोनों ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि पॉल यहाँ अकेला एक बोट लेकर आया है। तभी उन्हें बाहर एक बोट दिखती है जिसमें पॉल की फैमिली थी। अब तक यहाँ का माहौल देखकर पॉल समझ चुका था कि यहाँ रुकना बहुत डेंजरस हो सकता है। ऊपर से अब उसकी फैमिली भी वहाँ पहुँच गई थी, जिन्हें देखकर पॉल एकदम सन्न रह गया। इसी बीच इनेस वाली बोट का एक शार्क पीछा करने लगती है। पुराने तजुर्बे की वजह से जात और जॉर्ज ये बात समझ जाते हैं, इसलिए वो पानी में इधर उधर फ्लेयर गन से फायरिंग करने लगते हैं और आसपास की लोहे की चीजों को पीटकर शोर मचाते हैं ताकि शार्क का ध्यान इनेस की बोट से हट जाए। और होता भी यही है, जिससे इनेस और उसके बच्चे इस बार बच जाते हैं। पर अब शार्क ऑनियल स्टेशन पर ही हमला कर देती है, जिससे पूरा स्टेशन कांपने लगता है और पॉल की बोट भी डूब जाती है। ये देखकर बोटमैन डर जाता है और अपनी बोट लेकर भागने लगता है। आद्री उस वक्त तक बोट से पूरी तरह उतर नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। पानी के नीचे उसे इंसानी लाशों के टुकड़े दिखाई देते हैं, जिससे वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। ठीक उसी वक्त एक शार्क उस पर हमला करने आती है, पर वो सही सलामत ऊपर आ जाती है। वो सबको पानी के नीचे की उन लाशों के बारे में बताने लगती है, पर जात और जॉर्ज के अलावा उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करना चाह रहा था। इनेस जात से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब जात उसे एक बाइनोक्यूलर थमा देता है और उसे उस बोटमैन को देखने के लिए कहता है। इनेस वैसा ही करती है। तब वो देखती है कि एक दानव जैसी विशाल शार्क ने बोटमैन की बोट को पूरी तरह तबाह कर दिया है और शायद बोटमैन को भी खा गई है। ये देखकर इनेस और पॉल दोनों के होश उड़ जाते हैं। पॉल जात से पूछता है कि ये कैसी शार्क है। जवाब में जात कहता है कि यही द ब्लैक डीमन है, जिससे यहाँ के सब लोग डरते हैं। ये शार्क साइज में उनसे 100 गुना बड़ी थी, जिससे इनेस और पॉल को समझ आ जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इनेस बच्चों को किसी तरह शांत करती है और भरोसा दिलाती है कि वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। तब टॉमी अपनी जेब से तालक देवता की मूर्ति निकालकर उन्हें दिखाता है। वैसी ही मूर्तियां ऑनायल स्टेशन पर भी कई सारी थीं। इधर बाहर जात और पॉल बात कर रहे थे, जहां पॉल जात से पूछता है कि बाकी क्रू मेंबर्स कहाँ हैं। जवाब में जात बताता है कि बहुत से लोग यहाँ से चले गए और कई मारे भी जा चुके हैं। पॉल को इस बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से रेडियो पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जैसे कि कंपनी जानबूझकर उन्हें इग्नोर कर रही हो। तभी वहां इनेस आती है, जो बहुत टेंशन में थी, क्योंकि यहाँ न तो कोई बोट थी और न ही नेटवर्क। ऊपर से जिंदगी में पहली बार इतनी विशाल शार्क देखकर वो पहले से ही काफी डरी हुई थी। यहाँ जात उसका वहम दूर करते हुए कहता है कि ये कोई आम शार्क नहीं बल्कि मेगालोडन है। हालांकि दुनिया मानती है कि मेगालोडन लाखों साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसके बाद ऑयल मैन पॉल को अपना स्टेशन घुमाकर दिखाते हैं और इसकी खस्ता हालत के बारे में बताते हैं। पिछले 6 महीनों से इस स्टेशन से ऑयल लीक हो रहा था, जिससे आसपास का पानी जहरीला हो गया था। इसके अलावा शार्क के हमलों की वजह से स्टेशन की नींव
भी कमजोर पड़ गई थी। जब पॉल उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने नेक्सन कंपनी को इस बारे में इन्फॉर्म किया था, तो जात बताता है कि उन्होंने बहुत पहले ही कंपनी को बता दिया था, पर कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस ऑनेल स्टेशन का रेडियो सिग्नल भी ठीक नहीं था, क्योंकि 6 महीने से यहाँ जनरेटर का कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए पॉल फैसला करता है कि वो इस जनरेटर को ठीक करेगा ताकि रेडियो के जरिए मदद बुलाई जा सके। इसके बाद वो सब मिलकर जनरेटर ठीक करने का प्लान बनाते हैं, पर मुश्किल ये थी कि जनरेटर पानी के नीचे था और इस काम में बहुत रिस्क था। हालांकि पॉल ये रिस्क लेने के लिए तैयार था, इनेस उसे ऐसा करने से रोकती है, पर पॉल कहता है कि इसके अलावा उनके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। इनेस को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ये शार्क उनके पीछे पड़ी है। तभी अचानक जात बोल पड़ता है कि नहीं, ये कोई शार्क नहीं है और न ही कोई मेगालोडन, ये खुद देवता तालक हैं। इसके बाद वो सबको तालक की कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि तालक पानी के देवता हैं और अगर कोई उनके पानी को नुकसान पहुंचाता है तो वो उसे छोड़ते नहीं हैं। यहाँ नेक्सन कंपनी के इस ऑनाइल स्टेशन की वजह से समंदर बहुत गंदा हुआ है, जिसका बदला लेने के लिए ही तालक डीमन शार्क के रूप में वापस आए हैं। ये सुनकर पॉल की फैमिली डर जाती है, पर पॉल इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता। वो जात से झगड़ने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जात फालतू में उसके परिवार को डरा रहा है, पर इनेस किसी तरह उन दोनों का झगड़ा रुकवाती है। इसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। शुरुआत में पॉल खुद पानी के नीचे नहीं जाता, क्योंकि वो इस स्टेशन पर कई सालों बाद आया था। इसलिए पहले जात और जॉर्ज एक कैमरा लेकर नीचे जाने का फैसला करते हैं ताकि वो पॉल को जनरेटर की लोकेशन दिखा सकें। वो दोनों एक लोहे के कैबिन में बैठकर पानी की गहराई में चले जाते हैं और ऊपर से पॉल उन्हें कैमरे के जरिए देखता रहता है। पानी के एकदम नीचे पहुंचकर जात और जॉर्ज कैबिन से बाहर निकलते हैं और पॉल को वो जनरेटर दिखाते हैं जो पूरी तरह डैमेज हो चुका था। अचानक जात को स्टेशन की नींव के पास एक हरी लाइट जलती हुई दिखती है। जब वो पास जाकर देखता है तो वहाँ एक टाइम बम लगा था। ये देखकर जात की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बम फटने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। वो कैमरे के जरिए पॉल को भी ये बात बताता है, जिससे पॉल की टेंशन और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जॉर्ज को हेलुसिनेशन होने लगता है, जहाँ उसे इंसानी शरीर के कटे फटे हिस्से दिखने लगते हैं। हालांकि वो थोड़ी देर में खुद को संभाल लेता है, पर तभी शार्क उस पर हमला करने की कोशिश करती है। वो किसी तरह भागकर कैबिन के अंदर तो पहुंच जाता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि शार्क पूरे कैबिन को ही पानी की गहराई में खींचने लगती है। ऊपर से पॉल कैबिन को रोकने की बहुत कोशिश करता है और बार बार बटन दबाता है। ये देखकर इनेस भी वहां आ जाती है और पॉल की हालत देखकर परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद जात तैरकर ऊपर आ जाता है, पर उसके साथ जॉर्ज नहीं था। पॉल उससे जॉर्ज के बारे में पूछता है, तभी जॉर्ज की बॉडी पानी के ऊपर तैरने लगती है। पॉल को लगता है कि शायद जॉर्ज जिंदा है, पर जैसे ही वो उसे ऊपर खींचता है, वो देखता है कि जॉर्ज का शरीर 2 टुकड़ों में कट चुका है। ये देखकर सब बुरी तरह डर जाते हैं। खिड़की से आद्री भी ये सब देख लेती है, पर वो टॉमी को इस बारे में कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ इनेस बहुत ज्यादा ट्रॉमा में चली जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से जॉर्ज एक अच्छा इंसान था और वो ऐसी बेरहम मौत डिजर्व नहीं करता था। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, पर इनेस इस बात पर भड़क जाती है। उसे गुस्सा देख पॉल को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इनेस रेस्टोरेंट में इंतजार करने के बजाय बच्चों को लेकर बिना वजह यहाँ चली आई थी। इसके जवाब में इनेस उसे वहाँ हुई सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर पॉल को अपनी गलती का एहसास होता है। वो इनेस से माफी मांगता है और वादा करता है कि चाहे जो हो जाए वो सब कुछ ठीक कर देगा। तभी वहाँ टॉमी और आद्री आ जाते हैं। उन्हें देख इनेस अपने आंसू पोंछ लेती है और दोनों बच्चों के सामने नॉर्मल तरीके से बात करने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से बच्चे डरे रहें। टॉमी पॉल के लिए कॉफी लेकर आया था, जिससे पॉल को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी टॉमी पूछता है कि जॉर्ज कहाँ है। ये सुनकर पॉल और इनेस सन्न रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पर आद्री झूठ बोलकर बात संभाल लेती है। वो कहती है कि जॉर्ज अभी इलेक्ट्रिकल रूम में है। आद्री को इस तरह झूठ बोलते देख पॉल समझ जाता है कि उसे सब पता चल चुका है। इसके बाद पॉल जात के पास जाता है, जो जॉर्ज की दी हुई शर्ट पहनकर उसे याद कर रहा था। पॉल उसे सांत्वना देता है। तब जात बताता है कि जॉर्ज पिछले 10 सालों से उसके साथ काम कर रहा था और हमेशा उसकी बात मानता था। जात ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जॉर्ज को इस तरह खो देगा। तभी जात पॉल को उस बम की याद दिलाता है। पॉल पूछता है कि अब उनके पास कितना वक्त बचा है। असल में शार्क के हमले की वजह से किसी का ध्यान वक्त की तरफ गया ही नहीं था, पर उन्हें इतना पता था कि जो करना है बहुत जल्दी करना होगा। तभी पॉल को कुछ मालगाड़ी जहाज दिखते हैं और वो पागलों की तरह फ्लेयर गन चलाने लगता है। जात उसे रोकने की कोशिश करता है, पर पॉल उसकी एक नहीं सुनता और गोलियां चलाता रहता है। थोड़ी देर बाद जात उसे होश में लाता है, क्योंकि वो सब पॉल का हेलुसिनेशन था और इस चक्कर में एक फ्लेयर गन की बुलेट भी बर्बाद हो गई थी। पॉल को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा भ्रम कैसे हुआ। तब जात बताता है कि इस ब्लैक डीमन के पास ऐसी पावर है
कि वो किसी के भी दिमाग के साथ खेल सकती है। जात एक बार फिर नेक्सन कंपनी को इन सब बातों के लिए कोसने लगता है, जिस पर पॉल को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। झगड़े की आवाज सुनकर इनेस वहां आती है और उन दोनों को शांत कराती है। इसके बाद पॉल बच्चों के पास जाता है। वहां छोटा टॉमी उससे सवाल करता है कि क्या हम सब मर जाएंगे, क्योंकि हमने तो तालक के पानी को नुकसान पहुंचाया है। टॉमी के मुंह से पानी के रास्ते की बात सुनकर पॉल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टॉमी को समझाता है कि जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, पर टीम वर्क से उनसे निपटा जा सकता है। वो टॉमी को भरोसा दिलाता है कि वो जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। पॉल अपना नया प्लान आजमाने के लिए इलेक्ट्रिकल रूम में जाता है। जात भी उसकी मदद करने वहां पहुंच जाता है और उसका प्लान पूछता है। पॉल बताता है कि वो स्टेशन के ड्रेन वाटरवे का रास्ता बदल देगा, जिससे जनरेटर के दोबारा काम करने की उम्मीद है। दोनों काम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ आद्री लॉकर छान रही थी ताकि काम की कोई चीज मिल सके, जबकि टॉमी कुछ मूर्तियां लेकर बाहर चला जाता है। इसी बीच इनेस एक दूसरे कमरे में जाती है, जहां उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है। ये नेक्सन कंपनी की सेफ्टी रिपोर्ट थी। इसमें साफ लिखा था कि यहाँ काम करना कितना खतरनाक और असुरक्षित है। फिर भी रिपोर्ट में स्टेशन की कंडीशन को बहुत अच्छा बताया गया था, जो कि सरासर झूठ था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस झूठी रिपोर्ट पर पॉल के सिग्नेचर थे। ये देखकर इनेस दंग रह जाती है। बाहर टॉमी समंदर के पास बैठकर एक खिलौना नाव में देवताओं की मूर्तियां रखकर उन्हें पानी में बहा देता है। उसने उन मूर्तियों को स्टेशन के सभी लोगों के नाम दिए थे और साथ में तालक की मूर्ति को भी रखा था। टॉमी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा था, तभी अचानक पॉल वाली मूर्ति पानी में गिर जाती है, जो एक बुरा संकेत था। ठीक उसी वक्त शार्क स्टेशन पर टक्कर मारती है और टॉमी पानी में गिर जाता है। उसकी चीख सुनकर सब उसे बचाने दौड़ते हैं। इनेस बिना सोचे समझे अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वो टॉमी को लेकर ऊपर आ ही रही थी कि शार्क उन्हें देख लेती है। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए पॉल भी पानी में उतर जाता है। शार्क उन्हें छोड़कर पॉल के पीछे पड़ जाती है, पर पॉल वक्त रहते ऊपर चढ़ आता है और इनेस टॉमी भी बच जाते हैं। ऊपर आते ही इनेस पॉल को आड़े हाथों लेती है। वो उसे उस सेफ्टी रिपोर्ट के बारे में बताती है और पूछती है कि इतनी चेतावनियों के बावजूद उसने साइन क्यों किए। पॉल जवाब देता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि ये उसकी जॉब थी। ये सुनकर इनेस भड़क जाती है, क्योंकि पॉल की इस नौकरी की वजह से कितने ही लोगों की जान गई और बाहिया के लोगों का बुरा हाल हुआ। ये सारी बातें बच्चे भी सुन लेते हैं। इधर बम फटने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। पॉल वापस इलेक्ट्रिकल रूम में जात के पास आता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। उसने बताया कि जब उसने नेक्सन कंपनी ज्वाइन की थी, तब कंपनी की हालत खराब थी और उनके सारे प्रोजेक्ट्स प्रदूषण फैला रहे थे। पर पॉल की नई शादी हुई थी और खर्चों की वजह से उसे न चाहते हुए भी उन झूठी रिपोर्टों पर साइन करने पड़े। अब उसी कंपनी की वजह से उसका अपना परिवार खतरे में था। पॉल पुरानी कैमरा क्लिप्स चेक करता है और देखता है कि वक्त बहुत कम बचा है। वो हार मान चुका था, पर जात उसे समझाता है कि उसे अपने परिवार की खातिर कोशिश जारी रखनी होगी। पॉल फिर से जोश में आता है और एक नया प्लान बनाकर कुछ सामान इकट्ठा करता है। इनेस, आद्री और टॉमी मिलकर वहां मौजूद चीजों से एक काम चलाऊ बोट बनाने लगते हैं, जबकि जात एक छोटा रेडियो बनाकर सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। सिग्नल उस बोटमैन तक पहुंचता तो है, पर कुछ ही देर में रेडियो बंद हो जाता है। यहाँ पॉल अपनी फैमिली को इस तरह कोशिश करते देख खुद भी काफी इंस्पायर होता है। वो देखता है कि जात एक मिनी रेडियो बनाने की कोशिश कर रहा है। तब वो जात से पूछता है कि इतने दिनों तक यहाँ रहने के बाद वो आज जाकर रेडियो क्यों बना रहा है। जात इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता, इसलिए पॉल खुद ही सब एक्सप्लेन करने लगता है। दरअसल जात चाहता था कि ये ऑयल स्टेशन तबाह हो जाए, चाहे उसमें उसकी अपनी जान ही क्यों न चली जाए। उसे लगता था कि इससे कम से कम उसके इलाके के लोग शांति से जी पाएंगे, लेकिन अब उसे एक परिवार को बचाना है, इसलिए वो यहाँ से जिंदा बचने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद पॉल उसे अपने नए प्लान के बारे में बताता है। पॉल का प्लान ये था कि वो खुद नीचे जाकर जनरेटर ठीक करेगा और अगर शार्क ने उस पर हमला किया तो वो बम खोलकर शार्क के पेट में फेंक देगा और तैरकर ऊपर आ जाएगा। इससे शार्क मर जाएगी और वो आराम से रेडियो सिग्नल के जरिए मदद बुलाकर यहाँ से भाग सकेंगे। पर जात उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि शार्क बम के साथ पॉल को भी निगल लेगी। लेकिन पॉल उसे समझाता है कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी तालक का सारा गुस्सा पॉल पर ही है, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। जात अब पॉल को और कुछ नहीं कह पाता। फिर पॉल उसे प्लान का अगला हिस्सा बताता है कि जब वो शार्क को उलझा कर रखेगा, उस मौके का फायदा उठाकर जात उसकी फैमिली को बोट में लेकर दूर निकल जाए। तभी
तभी टॉमी पॉल को आवाज देता है और अपनी बनाई हुई बोट दिखाता है जिसमें बस हवा भरने की जरूरत थी। आद्री को समझ आ जाता है कि पॉल काफी टेंशन में है, इसलिए वो पॉल को साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए कहती है। पॉल इसके लिए मान जाता है। इनेस ये देखकर काफी हैरान थी क्योंकि पॉल एक नास्तिक इंसान था, तो वो इतनी आसानी से प्रार्थना के लिए कैसे मान गया। पर सारे शक किनारे रखकर वो सब मिलकर तालक देवता से प्रार्थना करते हैं। इधर बम फटने में अब सिर्फ 10 मिनट बचे थे। पॉल अपना स्विमिंग सूट पहनकर नीचे जाने के लिए रेडी होने लगता है। इनेस उसे रोकती है, पर पॉल उसे बताता है कि स्टेशन के नीचे एक बम है और वो उसे शार्क के पेट में डालने जा रहा है। वो उसे समझाता है कि उनके पास बचने का बस यही एक आखिरी रास्ता है और वो चाहे जो हो जाए अपनी फैमिली को बचाकर रहेगा। ये सुनकर इनेस बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि इस प्लान में पॉल के जिंदा वापस आने के चांस न के बराबर थे। थोड़ी देर बाद जात उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि पॉल इस बार बचकर वापस आएगा। तब पॉल कहता है कि अगर वो वापस न आए तो जात उसके परिवार का ख्याल रखे। वो अपनी फैमिली की पूरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जात को सौंप देता है। जात भी उससे वादा करता है कि वो उसके परिवार को सही सलामत घर वापस पहुंचाएगा। इसके बाद पॉल पानी के नीचे चला जाता है और जात पॉल की फैमिली के साथ बोट में निकलने की तैयारी करता है। नीचे पहुंचकर पॉल को वो बम मिल जाता है और वो उसे खोलकर अपने साथ ले लेता है। उसके पास अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे। वो चारों तरफ शार्क को ढूंढने लगता है। शार्क उसके आसपास ही थी, पर उसे पॉल दिख नहीं रहा था। पॉल जनरेटर के पास जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जात पॉल की फैमिली को लेकर बोट में रवाना हो जाता है। इधर पॉल जनरेटर ठीक कर चुका था, तभी शार्क की नजर उस पर पड़ जाती है। पॉल वहां से भागने लगता है और शार्क उसका पीछा करने लगती है। वो एक लोहे के खांचे में घुस जाता है जिसकी वजह से शार्क उस पर हमला नहीं कर पाती। तभी वो देखता है कि बम फटने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो रेडियो के जरिए इनेस को कॉल करता है और उनसे माफी मांगता है। साथ ही वो पूरे बाहिया वासियों से भी माफी मांगता है। इसके बाद वो जात से कहता है कि उसने बाहिया के लोगों के लिए अपने बैग में कुछ तोहफा रखा है। जात जब बैग खोलता है तो उसे वहाँ वो सेफ्टी रिपोर्ट मिलती है जिससे नेक्सन कंपनी को पूरी तरह बर्बाद किया जा सकता था। फिर पॉल आखिरी बार अपने बच्चों से बात करता है। पॉल की फैमिली समझ जाती है कि ये उनकी आखिरी बात है और उन सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद पॉल उस लोहे के खांचे से बाहर आता है और बम को अपने शरीर से बांध लेता है। शार्क पॉल को निगल लेती है और उसी पल बम ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में पॉल और शार्क दोनों की वहीं मौत हो जाती है। दूर से पॉल की फैमिली ये नजारा देखती है और सब फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसी वक्त उन्हें वहाँ एक और बोट दिखाई देती है जो जात के भेजे हुए रेडियो सिग्नल की वजह से वहाँ पहुंची थी। तब तक वो ऑयल स्टेशन भी पूरी तरह टूटकर समंदर में समा जाता है। इस तरह बाहिया के लोग पॉल की फैमिली को बचा लेते हैं और पॉल अपनी जान देकर बाहिया वासियों को एक खूबसूरत भविष्य तोहफे में दे जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।